सबसे पहले हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बट इवन बिफोर बिगनिंग द टॉपिक आई नीड टू डिस्कस समथिंग रिगार्डिंग द नॉर्मल इटसेल्फ। अब ज़रा सुन लो दोबारा से, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सपोज़ करो मेरे पास इसके अंदर मेरे पास सपोज़ करो कि एक ग्लास का ब्लॉक है, सही है। लेट दिस बी अ पीस ऑफ ग्लास, just drawing this piece of glass and I need your attention over here. Let's suppose this is a piece of glass. अब इसके ऊपर हमारे पास you can clearly see that कि एक surface ये रहा, एक surface ये रहा, एक surface ये रहा और एक surface ये रहा। You can clearly see that, ठीक है। अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है कि हमेशा 90 डिग्रीज पर एक लाइन बनेगी टू द सरफेस। यानी इसका कहने का मतलब ये होगा कि अगर मैं सिर्फ इधर की बात कर रहा हूँ तो इधर मेरे पास एक नॉर्मल ये बन सकता है, नॉर्मल ये भी मेरे पास एक नॉर्मल है। यू कैन क्लियरली सी दैट कि इफ आई एम जस्ट ड्राइंग परपेंडिकुलर लाइंस, दीज आर द नॉर्मल्स। इज दैट क्लियर? सिमिलरली दिस इज ऑल्सो द नॉर्मल। सिमिलरली अगर मैं इस ऊपर वाले सरफेस की बात करूँगा तो उधर नॉर्मल ये होगा, इधर मेरे पास नॉर्मल ये होगा। यानी नॉर्मल लाइन is always 90 degrees to the surface. You can see that, right? Similarly मेरे पास राइट साइड पे आएंगे तो इधर नॉर्मल ये होगा, इधर नॉर्मल ये होगा, इधर मेरे पास नॉर्मल ये होगा। ये बात समझ में आ गई? Is that clear? अब ज़रा सुनो, ये वाली मैंने बात आपको क्लियर कर दी कि नॉर्मल का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। दिस वॉज इम्पोर्टेंट। अब उसके बाद हमारे पास मेजर कॉन्सेप्ट आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। अब जरा सुनो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है? बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बट बिफोर वी इवन टॉक अबाउट बेंडिंग, आई नीड टू गिव यू सम इनसाइट इनटू व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट एक्चुअली ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम मीडियम्स के बीच में फ़र्क किस तरीके से क्रिएट करते हैं। भाई इधर देख लो, मेरे पास एक पीस ये रहा, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास ग्लास का पीस है, ठीक है, ग्लास का पीस है, ठीक है। अब मेरे पास बाहर जो है, मुझे पता है कि यहाँ पे भी एयर है और इस साइड पे भी एयर है या वैक्यूम है, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क डेंसिटी का नहीं होता, ऑप्टिकल डेंसिटी का फ़र्क होता है। दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ डेंसिटी, ठीक है। वी कॉल इट द ऑप्टिकल डेंसिटी, सही है। मैं कह सकता हूं कि ग्लास इज मोर ऑप्टिकली डेंस, एयर इज लेस ऑप्टिकली डेंस, वैक्यूम इज नॉट ऑप्टिकली डेंस। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो इन दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी का कंपैरिजन पे हम लोग मीडियम में डिफरेंशिएट करते हैं, सही है। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि भाई मेरे पास एक लेज़र फायर होती है। लेट्स सपोज फ्रॉम दिस साइड ये मेरे पास एक लेज़र लाइट है और इसमें से स्पेशल इफेक्ट्स के साथ जस्ट लाइक लास्ट टाइम एक लेज़र फायर होती है, ठीक है। अब ज़रा सुनो, ये लेज़र पहले, अब मेरा आप लोगों से सिंपल सा सवाल है यार, वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वैक्यूम के अंदर? अबे भाई क्या हो गया, हमारा 30 मीटर पर सेकेंड होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब एक मजे की बात जरा सुनो कि स्पीड ऑफ लाइट इज द अल्टीमेट लिमिट ऑफ स्पीड इटसेल्फ। यू कैन नॉट क्रॉस दिस लिमिट। कोई भी चीज़ दुनिया में स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज नहीं जा सकती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब जरा सुनो, लेजर यहाँ पे फायर हुई, इट इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट। दोबारा देखना इधर, मेरे पास एक लेज़र फायर हुई, स्पीड ऑफ लाइट पे ये फायर हुई और उसके बाद जो स्पीड ऑफ लाइट में इधर जब आई, जब जैसे ही इसने इसमें एंटर किया ग्लास के अंदर तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, यानी इधर मर के जाएगी इधर से, उसके बाद जैसे ही एयर में जाएगी तो फुल स्पीड में चली जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? यानी दोबारा से सुनो, इधर से हाई स्पीड में आई, इधर आके स्लो डाउन हो गई और फिर एयर में गई तो फुल स्पीड में चली गई। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब इसकी वजह से हमारे पास बेंडिंग का इफेक्ट भी आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब इधर तो खैर बेंडिंग नहीं नजर आ रही है आपको, वो इस वजह से है कि एक रूल ये कहता है कि अगर मीडियम टू मीडियम ट्रांसमिशन होगी, अगर तो वो नॉर्मल के साथ ही एंटर होगा, यानी पैरेलल टू द नॉर्मल या 0 डिग्रीज विद द नॉर्मल, कभी भी बेंडिंग नहीं होगी। इज दैट क्लियर? आप इधर देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे जो नॉर्मल था वो ये वाली लाइन थी, आप 0 डिग्रीज विद द नॉर्मल एंटर हो, या हम लोग कह सकते हैं कि पैरेलल टू द नॉर्मल या अलोंग द नॉर्मल,
इज दैट क्लियर? अगर ये एंट्री होगी तो कभी भी बेंडिंग नहीं होगी। हाँ, लाइट की स्पीड में जमीन आसमान का फर्क आया होगा, लेकिन हमारे पास बेंडिंग नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? प्लीज टेल मी क्लियर है प्याल? अब आप एक काम करो, अब आप जो है जरा ये सारे जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इन चीज को जो है आप कॉपी करो। देखो, सबसे पहली चीज है, पहला पॉइंट मेरे पास था वो ये है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब है कि बेंडिंग लाजमी होनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास कोई बेंडिंग नजर नहीं आई थी। फिर इसने मुझे लिखा है कि व्हाई डज लाइट बेंड? दिस इज बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट टेंड्स टू चेंज इन मीडियम्स ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। आई डिपिक्टेड दैट एग्जांपल अर्लियर, राइट? उसके बाद मेरे पास जो मेजर की पॉइंट है वो ये है, लाइट स्लोज डाउन इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एंड लाइट टेंड्स टू स्पीड अप इन लेस ऑप्टिकली डेंसर मीडियम्स। ठीक है? और फिर मेरे पास मेजर केस ये था कि लाइट शोज नो बेंडिंग व्हेन इट एंटर्स अ मीडियम विद द नॉर्मल। ठीक है? या अलोंग द नॉर्मल, या 0 डिग्रीज विद द नॉर्मल, बात एक ही होगी। यहां तक क्लियर है? ये बात सबको समझ में आ गई? अब हम लोग इससे नेक्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं। अब जरा सुनो, नाउ माई टारगेट इज टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर केस where light is traveling from less optically denser medium to more optically dense medium। ठीक है? अब इसका हम लोग एक केस स्टडी करेंगे। मैंने लिखा हुआ तो सारा इधर ही है, लेकिन आई प्रेफर एक्सप्लेनिंग दिस ओवर हेयर। ठीक है? मैं एक डायग्राम बनाकर इधर एक्सप्लेन करूंगा, वो ज़्यादा आसान होगा, समझने में आसानी से आएगा। ज़रा इधर देखो, सपोज करो कि भाई मेरे पास ये मैं बना रहा हूँ पानी, दिस इज वाटर। ठीक है? ये मेरे पास एक वाटर मैंने बना दिया इधर, कैन यू सी दैट? दिस इज वाटर। ठीक है? मेरे पास एक वाटर है, पानी है। ठीक है? इसको मैं लिख भी रहा हूँ इधर कि भाई दिस इज एक्चुअली वाटर। ये वाटर है, जाहिर सी बात है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। मैंने एक काम किया कि भाई मेरे पास एक लेज़र है, इधर लगी हुई है एक लेज़र, और एंगल पर मैंने इस लेज़र को फायर किया। जब ये लेज़र फायर होगी तो ये लेज़र इस डायरेक्शन में जाएगी, एरो भी लगा दिया। अब जाहिर सी बात है, जब भी किसी सरफेस पे पहुंचेगी लेज़र तो उधर मुझे नॉर्मल लाजमी बनाना पड़ेगा। नॉर्मल अभी मैंने इतने सारे बना के दिखाए थे, तो अभी इधर भी आप एक नॉर्मल बना लो। लेट दिस बी द नॉर्मल। सही है? लेट दिस बी द नॉर्मल। ये मेरे पास नॉर्मल बन गया, इसको मैं फ़िलहाल डॉटेड भी कर लेता हूँ। ठीक है? ये मेरे पास एक नॉर्मल बन गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? सो दिस इज द नॉर्मल। अब जरा सुनो, ये मेरे पास लेजर इस तरफ पहुंची, उसके बाद समथिंग इज गोइंग टू हैपन। लाइट की स्पीड जो है, हमें पता है कि ये बाहर एयर था और यहां पर मेरे पास क्या है, वाटर है। वाटर इज ऑप्टिकली मोर डेंस। अगर ऑप्टिकली मोर डेंस है तो इट विल स्लो डाउन। अब आप फिलहाल इस चीज को मेमोराइज कर लो कि जब चीज स्लो डाउन हो जाएगी तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। आई विल मेक यू मेमोराइज दिस थिंग। यानी ये जो लाइट होगी ये मेरे पास इस तरीके से बेंड हो जाएगी। कैन यू सी दैट? इज दैट क्लियर? अब आप देख सकते हो कि मेरे पास ये वाला एंगल छोटा हो गया और पहले एंगल ये वाला बड़ा था नॉर्मल के साथ। इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी दैट यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया। ये बात समझ में आ गई? अब इस एंगल को हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि ये इंसिडेंस का मतलब ये होता है कि किसी सोर्स से लाइट आ रही होगी। और ये वाला जो मेरे पास एंगल होगा इसको हम लोग आर कहेंगे, विच इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। सही है? एल वाला नहीं, आर वाला। इज दैट क्लियर? यहां तक भी बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? अब आप जो है जरा इसको, ये जो बड़ा डायग्राम मैंने इधर बना के रखा हुआ है, आप इसको कॉपी कर लो। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जरा सुन लो। सबसे पहली चीज है कि यू मस्ट रिकॉल द स्टेटमेंट दैट all angles have to be measured with the normal. All angles have to be measured with the normal. मेरे साथ रिपीट करो, all angles। जोर से बोलो, ये कौन सा तरीका है? यार इसका कहने का मतलब है कि इस एंगल की कोई औकात नहीं है, इस एंगल की कोई वर्थ नहीं है।
समझ गए? तो हमेशा अब जरा सुनो, लिसन, आई नीड योर अटेंशन। इसके बाद हमारे पास एक चीज आती है नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जरा सुन लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नॉर्मली स्टूडेंट्स जाकर लिखकर आते हैं साइन आई ओवर साइन आर। इफ यू टेंड टू राइट दिस यू विल बी मार्क्ड इनकरेक्ट। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, जो कि आप पेपर में भी लिख कर आओगे, वो ये है कि भाई इट इज मेयरली द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट in a vacuum to the speed of light in an optically denser medium। यानी ये रेशो किस चीज का है? मैक्सिमम स्पीड का और स्लो डाउन वाली स्पीड का रेशो है। यानी वैक्यूम में क्या स्पीड थी और डेंसर मीडियम में क्या स्पीड थी, उसका रेशो है। अगर आप सिंपल दो चीज का रेशो निकाल रहे हो एंड दी क्वांटिटीज आर बोथ स्पीड्स, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसके कोई यूनिट नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? अब जरा सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपके पास एक फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि when you are going to be when you will be trying to find this ratio, it is near impossible। the reason is that कि आपकी जो लैब्स हैं वो इतनी हाईटेक तो है नहीं। अगर इतनी हाईटेक लैब्स नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको स्पीड इन एयर या स्पीड इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम निकालना बहुत मुश्किल लगेगा। तो इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट लेवल तरीका आता है कि सिंस वी ऑलरेडी हैव द एंगल्स विद अस, तो देखो हमारे पास है कि भाई इसका एक नया तरीका ये है कि आप एक काम कर सकते हो। हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि इधर आई और आर हमें पता था, इन दोनों से भी हम लोग इसका रेशो निकाल सकते हैं, यानी हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं? इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए सबसे पहली चीज़ हमारे पास होती है, हमने लिखा n लिखा इधर, उसके बाद मैं लिखूंगा साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा 2, यहाँ तक लिखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे पास ये जो थीटा 1 होगा, ये हमारे पास होगा लेस डेंस वाला एंगल। इज दैट क्लियर? लेस डेंस वाला एंगल हो जाएगा, और जो थीटा 2 आएगा ये हमारे पास मोर डेंस वाला एंगल आएगा, मोर डेंस वाला एंगल। इज दैट क्लियर? या आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि थीटा 1 जो है, जो ऊपर वाला एंगल आएगा वो बड़ा वाला आएगा, और नीचे वाला जो आएगा वो छोटा वाला आएगा। इज दैट क्लियर? लेकिन आई पर्सनली प्रेफर लेस डेंस वाला ओवर मोर डेंस वाला, बिकॉज इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड ऑप्टिकल फाइबर्स बेटर। सही है? बड़ा वाला और छोटे वाले से शायद कभी कभार मुश्किलात भी क्लियर हो जाती है। ठीक है? इज दैट क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, यूजिंग दिस न्यू आइडिया, नॉर्मली क्या करते हैं लोग, साइन आई ओवर साइन आर पर डायरेक्ट जाते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से जाता हूं बिकॉज इसके अंदर यू विल नॉट बी वरीड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द लाइट इटसेल्फ। अब जरा सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके अंदर कैसे निकलेगा? मेरे को एक बात बताओ, साइन थीटा 1 मैंने लिखा, फिर साइन थीटा 2 लिखा। अब मेरा आपसे सवाल है कि ऊपर वाला इस पर्टिकुलर केस में कौन सा एंगल जाएगा? ये वाला जाएगा या ये वाला जाएगा? कौन सा जाएगा? आई जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन आई, बिकॉज ये लेस डेंस मीडियम में था, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा? साइन आर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? अब आप एक काम करो कि ये वाला जो है पूरा का पूरा, इसको आप कॉपी कर लो। ओके, आई नीड योर अटेंशन। We are now moving on to case number 2, which is when the light is going to be traveling from more optically dense to less optically dense. Okay? इसको समझाने के लिए भी मैं अलग से डायग्राम पहले बनाऊंगा, फिर I'll make you copy all this. ठीक है? जरा इधर देखो। सबसे पहली चीज़ है, let's draw some water। ये मेरे पास पानी बन गया। Let this be water which is optically more dense। यहाँ तक भी पहुँच गए। अब इसके बाद ज़रा सुनो,
मेरे पास एक अंडर वाटर एक लेज़र फायर होती है एट एन एंगल. लेट दिस बी द लेज़र. इसने लेज़र ने फायर किया. अब इस लेज़र में से हमारे पास जो लाइट ट्रैवल करेगी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी. ये ट्रैवल करती हुई जा रही है. अब ज़रा सुनो. अपॉन hitting or reaching the next medium which is apparently air over here, so इधर हमारे पास सबसे पहले तो आपको इधर एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा. नॉर्मल बन गया आपके पास. अब जब ये नॉर्मल बन गया तो इसके बाद हमें पता है कि मोर डेंस से जब लेस डेंस में जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी. स्पीड बढ़ेगी. जिंदगी में भी ऐसे ही होता है कि नॉर्मली जब स्पीड बढ़ती है तो आप किसी चीज़ से भाग रहे होते हो. ऐसा ही होता है. मेरे जस्ट इमेजिन कि अ डॉग इज रनिंग आफ्टर यू, तो आप उससे दूर भागने की कोशिश करोगे. सही है. या आपको घर पे आपको जो है मतलब कुछ बोला जाए तो आप घर से भागने की कोशिश करोगे. सही है ना. तो इसका मतलब ये है कि जब आप वाटर से निकलकर एयर में जाओगे, मोर डेंस से मोर ऑप्टिकली डेंस से लेस ऑप्टिकली डेंस में जाओगे, तो हमें पता है कि स्पीड तो बढ़नी है. स्पीड तब बढ़ेगी जब किसी चीज़ से दूर जाएगा. मैं आपके दिमाग में कुछ कनेक्शंस बना रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए. तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो लाइट होगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. यू कैन सी दैट. इज दैट क्लियर. और ये हमारे पास होगी रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे ये वाली हो गई. अब जरा इधर देखो. पहले मेरे पास एंगल था I था, the angle of incidence, and this is the angle of refraction R. Is that clear? यहाँ तक भी पहुँच गए. सही है. ये हमारे पास बन गया. अब एक और चीज़ है. Once again, if I want to find the refractive index, मैं इसमें लगा सकता हूँ n is equal to sin theta 1 over sin theta 2. सही है. अब मेरे को एक बात बताओ. sin theta 1 में कौन सा वाला एंगल आता है? लेस डेंस वाला एंगल क्या है बेटे? लेस डेंस वाला कौन सा है? आर है ना बेटे. ये बाहर वाला जो है, जो एयर है, वो लेस डेंस होगी ना. तो इसका मतलब है कि यहां पे हो जाएगा साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आई. इज दैट क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? या आप इसको ये भी याद कर सकते हो कि ऊपर वाले में आपके पास बड़ा वाला एंगल आएगा और नीचे वाले में छोटा वाला एंगल आएगा. सही है. ये भी याद कर सकते हो. या लेस डेंस या मोर डेंस वाले तरीके से आप कर लो. इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी. स्टॉप ईटिंग. इज दिस क्लियर? यहां तक पहुंच गए? ये तो समझ में आ गया. दिस वाज इजी. ओके. अच्छा, अब जरा सुनो. यहां तक तो मैंने करवा दिया आपको. यहां पे समझ में भी आ गया. इज दिस क्लियर? ठीक है. अब एक काम करो. पहले तो आप सिर्फ इसको कॉपी कर लो. इस डायग्राम को आप कॉपी कर लो. अब मुझसे एक मिनट मेरी बात सुनो. ये क्या शो कर रहा हूं मैं इधर? व्हाट कुड दिस बी? ये पता है कौन सी रिफ्लेक्शन है? ये वाली पार्शियल रिफ्लेक्शन हमारे पास आ रही होगी, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये पानी होगा तो पानी का सरफेस खुद भी तो रिफ्लेक्टिव होता है. तो ये रिफ्लेक्शन हमेशा रहेगी. सही है. ऑल्दो मुझे इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है. मैं इसको इरेज कर लेता हूँ इधर. ये वाला भी आप फिलहाल कॉपी कर लो. को ये तो करा दिया. बट नाउ वी आर गोइंग टू बी मूविंग फॉरवर्ड विथ समथिंग मोर एडवांस देन दिस. वापस से इस सिखाने वाले डायग्राम पे आ जाते हैं. ज़रा इधर देखो. अब ज़रा सुनो. मैं एक काम करता हूँ. मेरे पास यही लेज़र है. सुन लो प्लीज़, समझ लो. इसी लेज़र को मैंने इंसिस्ट किया कि मैं इस आई को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता हूँ, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को. ठीक है. प्लीज स्टॉप डूइंग दैट. अब ज़रा इधर देखो कि मैं सपोज करो मैं जो है इसको डिफरेंट एंगल को मैं डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूँ. मैंने एक काम किया कि मैंने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया. थोड़ा सा मैंने अगर इंक्रीज किया तो मैंने नोटिस किया कि ये रिफ्रैक्शन मेरे पास और बढ़ रही है. कैन यू सी दैट? हाउ अबाउट दिस कि मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ. इवेंचुअली यू विल रीच अ पोजीशन जहाँ पे मेरे पास जब ये रे जाएगी और ये रे मेरे पास मैक्सिमम रिफ्रैक्शन पे पहुँचेगी, जहाँ पर मेरे पास नॉर्मल के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा होगा.
पता है इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जो कि मेरे पास ये वाला एंगल है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं. इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल. दिस इज द क्रिटिकल एंगल C. इज दैट क्लियर? मतलब ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, लेकिन ये एंगल खास एंगल है जिस पे हमारे पास मैक्सिमम रिफ्रैक्शन हो रही है. यू कैन सी दैट मैक्सिमम रिफ्रैक्शन, इससे आगे हो नहीं सकती रिफ्रैक्शन, यानी बेंडिंग इससे ज्यादा नहीं हो सकती हमारे पास. इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, ये बात समझ में आई? सही है, ये बात समझ में आ गई. अब जरा सुनो, अगर मैं यहां तक पहुंचा, मैक्स रिफ्रैक्शन तक पहुंच गया, उसके बाद भी मैंने बोला कि आई स्टिल इंसिस्ट ऑन इंक्रीजिंग दिस एंगल, आई वांट टू गो बियॉन्ड दिस क्रिटिकल एंगल C. मैं एक काम करता हूं कि मैं एक डिफरेंट कलर यूज करता हूं टू डिपिक्ट दिस आइडिया. अब सपोज करो मैंने कहा मैं इस क्रिटिकल एंगल से भी बियॉन्ड जाता हूं. अब मेरे पास ये एक रे नजर आ रही है आपको, इस रे को मैंने क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा रखा है. अगर मैंने इसको क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखेंगे तो अब एक फिनोमेना इधर होगा TIR, जिसको हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. लाइट विल नो लॉन्गर स्केप द मीडियम. अब जरा सुनो, ये पहले सरफेस पे निकल रही थी, मैक्सिमम रिफ्रैक्शन आ चुका था. अब हमारे पास मैक्सिमम रिफ्रैक्शन नहीं आएगा, इनफैक्ट रिफ्रैक्शन खत्म हो जाएगी. अब आपके पास जो होगी लाइट आपकी स्ट्रेट अवे रिफ्लेक्ट होगी, L वाली रिफ्लेक्शन. इज दैट क्लियर? यानी अब मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एंगल आपके पास I है, तो ये एंगल मेरे पास R होगा, RL वाला रिफ्लेक्शन. इज दैट क्लियर? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल नाउ अप्लाई, यानी I मस्ट बी इक्वल टू R. इज दैट क्लियर? इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इज दैट क्लियर? प्लीज टेल मी, ये बात समझ में आई? यानी मैं इसको कह रहा था, पहले मेरे पास छोटा वाला आई था, लाइट वॉज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. फिर हम लोग आए क्रिटिकल एंगल पे, लाइट रिफ्रैक्टेड एट 90 डिग्रीज टू द नॉर्मल, विच इज यू कैन सी दैट ओवर हेयर. फिर उसके बाद आई वेंट बियॉन्ड द क्रिटिकल एंगल. व्हेन आई वेंट बियॉन्ड द क्रिटिकल एंगल, तो फिर हमारे पास लाइट नेवर स्केप द मीडियम, इट एक्चुअली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम. इज दिस क्लियर? ये बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में? क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गई? काम करो, अब आप एक काम करो कि अब आप जो है ये वाला जो आपके पास है क्रिटिकल एंगल, इसकी तो पहले आप एक डेफिनेशन कॉपी कर लो, क्योंकि पेपर में बहुत कॉमन है, यही आप चीज लिख कर आओगे. इनफैक्ट इफ यू हैव ट्रबल एक्सप्लेनिंग दिस आइडिया, यू कैन ऑलवेज सपोर्ट योर आंसर बाय ड्रॉइंग अ डायग्राम. एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो आप पेपर के अंदर भी. Even though they may not ask you to draw a diagram, but you can still support your answer with a drawing. जी, कॉपी दिस. पास कुछ कानून है, कुछ रूल्स हैं, जिसको आप लिख लो, बहुत फायदा होगा. देख लो, वही चीज है जो मैंने अभी डायग्राम में एक्सप्लेन किया था कि अगर आप क्रिटिकल एंगल से, ये मैं वही इसमें थोड़ा सा एलैबोरेट भी कर लेता हूं, मोर डेंस टू लेस डेंस. पहला रूल ये कहता है आपके पास, इनको आप मेमोराइज कर लो तो ज़्यादा फायदा है. वो ये है कि अगर आप लेस देन द क्रिटिकल एंगल अगर आप स्केप करने की कोशिश कर रहे हो मोर डेंस मीडियम से, तो यू विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. अगर आप इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल ट्रैवल करते हो, तो आप जो है योर बेंडिंग इज गोइंग टू बी मैक्सिमम एंड इट इज गोइंग टू बी 90 डिग्रीज टू द नॉर्मल, यानी मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होगी. और इफ यू आर ब्रेव इनफ टू एक्सीड और आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इफ यू इंसिस्ट ऑन इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस बियॉन्ड द क्रिटिकल एंगल, आपके पास फिनोमेना होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ये कॉपी कर लो, मेमोराइज बाय हार्ट कर लो इसको. समझ में आ गया? तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं वापस से इस पर्टिकुलर डायग्राम पर.
सुन लो, अब जरा इधर देखो, नाउ यू विल बी अप्लाइंग दैट सेम, वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट ओवर है। सबरीना से मेरा सवाल है, साइन थीटा 1 ओवर साइन थीटा 2, इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो है क्रिटिकल एंगल पे अप्रोच हो रहा है, सही है। तो मैं अगर इसमें साइन थीटा 1 की जगह पे कौन सा एंगल लगेगा, कौन सा बोलो, 90 लगेगा। इज दिस करेक्ट? यस इट इज करेक्ट, बिकॉज दिस इज द लेस डेंस वाला एंगल। और थीटा 2 की जगह पे कौन सा लगेगा मीर? सी लगेगा। मैथमेटिकल, अगर आप लोगों के पास अभी कैलकुलेटर मौजूद है, जरा साइन 90 तो निकालो, कितना आता है आपको अभी पता चल जाएगा किसके बराबर होता है, करके देख लो। डिग्री मोड पे रखना, रेडियन में रखोगे तो कचरा हो जाएगा। इधर डिग्री मोड पे करो, कितना आ रहा है? साइन 90 कितना आता है? 1 के बराबर आता है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास एक नया फॉर्मूला इधर बन सकता है। इधर देख लो इब्तिहाल, n इज इक्वल टू 1 ओवर साइन सी। यानी इसका मतलब है कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी चीज की पता हो तो आप क्रिटिकल एंगल डायरेक्टली निकाल सकते हो, या अगर आपके पास क्रिटिकल एंगल किसी चीज का गिवन है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। अब मेरा आप लोगों को एक टारगेट है कि सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वैल्यू देता हूं 1.37 मेरे पास है n की वैल्यू, विच इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मुझे क्रिटिकल एंगल बता दो उस ऑब्जेक्ट का, कितना आएगा? निकालो, करके देख लो। कैसे गलत निकाल लो यार, c की वैल्यू बोल रहा हूं तो इनवर्स भी तो लगाओगे। ये हो जाएगा साइन c इज इक्वल टू 1 ओवर 1.37 एंड फाइनली c शुड बी इक्वल टू साइन इनवर्स, ब्रैकेट्स में आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.37। कितना आ रहा है? तो 46.8 या 46.9 डिग्रीज आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, अलीज़े यू विल आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है? सोच समझ के जवाब देना इसका। सिंपल सा सवाल ये है कि अभी हमारे पास आ रहा है 46.9 डिग्रीज क्रिटिकल एंगल आ रहा है, सही है। मेरा आपसे सवाल ये है कि सपोज करो मेरे पास आई का जो एंगल है वो मैंने रख दिया है 50 डिग्रीज, ठीक है। मेरा आपसे सवाल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? कॉन्फिडेंटली आपने नहीं बोला, 50 आपने सही बोला है, लेकिन कॉन्फिडेंटली आपने क्यों नहीं बोला? आपने सेकंड थॉट क्यों की थी? आप सिर्फ इतना सोचते हैं कि अच्छा क्रिटिकल एंगल से तो ज़्यादा एंगल है, अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल है तो रिफ्लेक्शन होगी तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि आई मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सिंपल एज दैट, सही है? इज दिस क्लियर? ये आपका पूरा जो चैप्टर था ये वाला रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसकी मैंने आपको रिवीजन पूरी करा दी है। दैट इज इट।